हे नमस्कार मेरे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल। ठीक है, ओके, वेलकम बैक। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी भी मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, अभी भी टूल्स ले रहे हैं ताकि हम लोग जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करें तो कोई चाप ना हो। ठीक है, तो हम लोग अपना मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेब सीरीज वो पार्ट 5 में है। पार्ट 5 क्या है हम लोग का? पार्ट 5 है वेक्टर्स। ठीक है, और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज पढ़ेंगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, और ये हम लोग का एपिसोड नंबर 6 है। ठीक है, इससे पहले और 5 एपिसोड पढ़े हैं हम लोग। बेसिकली फर्स्ट है इंट्रोडक्शन के ऊपर, देन एडिशन, फिर न्यूमेरिकल, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर उसके पास मोस्ट प्रीवियस वाला जो था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था। क्या था? लॉज ऑफ साइंस, SINES, लॉज ऑफ साइंस, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, लॉज ऑफ साइंस। ठीक है, तो चलो आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो बेसिकली डील करता है विथ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किससे डील करता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब होता क्या है? हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स में करते क्या हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप 2 या 3 वेक्टर्स को ऐड करते हो, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो काम हम 2-3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं और उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जो काम ये 2-3 या फिर ज्यादा वेक्टर्स मिलकर करता है, जो काम वेक्टर्स v1, v2, v3 सब साथ में मिलकर करता है, वो अकेला काम उसका रिजल्टेंट कर लेगा। इसका मतलब ये होता है, समझ में आया? सिंपली एडिशन का मतलब है कि जो काम वो सारा वेक्टर्स साथ में मिलके करता है, वही काम वो रिजल्टेंट अकेले कर लेगा। ठीक ठीक, तो यहाँ पे हम बस इंट्रोडक्शन के लिए बस थोड़ा बहुत लिख के रखे हैं। सो फार अब तक क्या पढ़े हम लोग? वी हैव स्टडीड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ सिंगल वेक्टर व्हिच वुड प्रोड्यूस सॉरी which would produce the same effect as produced by the number of vector acting on it। सेम चीज है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जगह छोड़ के रखें ताकि हम आपको डायग्राम बना के समझा सकें। अच्छा, एक और चीज। अच्छा, हम लोग सिर्फ 2 वेक्टर्स के बात करेंगे। ये एक वेक्टर है, मान लीजिए R1, ये एक वेक्टर है R2। ठीक है, सच दैट दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब कि जो रोल ये दोनों वेक्टर्स प्ले कर रहा है वो एक सिंगल वेक्टर भी प्ले कर सकता है, वो होगा उसका रिजल्टेंट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पैरेललोग्राम पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हम डायगोनल ज्वाइन करेंगे इसका, ये होगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R, सच दैट R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं यूजिंग लॉज ऑफ कोसाइन। याद है प्रीवियस डे बताया था लॉज ऑफ कोसाइन क्या है? ठीक है, अब देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और इसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस कर दें आगे थोड़ा बहुत, और इसको थोड़ा ये कर दें, ये हो जाएगा मेरा एंगल अल्फा, ये हो जाएगा एंगल बीटा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, ये था। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां से हम लोग को याद है, आपको प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था लॉज ऑफ साइंस, जो क्या बोलता है? जो बोलता है कि हर एक, अच्छा, ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर अगर हम पैरेललोग्राम से बनाए हैं, ये वाला भी तो R2 होगा। ये एंगल बीटा है, ये एंगल भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहां से याद है लॉज ऑफ साइन क्या होता कि एक वेक्टर है तो उसका ऑपोजिट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम साइन ऑफ थीटा निकालें, वेक्टर R1 के ऑपोजिट बीटा है, मतलब R1
बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R2 बाई साइन अल्फा। जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली हम कुछ लिखे नहीं है यहां पर, मतलब अगर एरो साइन नहीं दिए हैं इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वर्सेस साइन ऑफ द एंगल ऑफ ऑपोजिट, जो ऑपोजिट एंगल है उसका साइन सेम होगा, इक्वल टू R1 वेक्टर, उसका ऑपोजिट एंगल क्या है बीटा, R1 बाई साइन बीटा। R2 क्या है, इसका ऑपोजिट में क्या है अल्फा, R2 बाई साइन अल्फा। लॉज ऑफ साइन से लॉज ऑफ साइन पढ़े थे ना प्रीवियस एपिसोड में, बस वही है। ठीक है, हम लोग आज इसका थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, यही से शुरू करेंगे हम लोग पढ़ाई, इसलिए इसको आज बताना जरूरी था। ठीक है, तो देखिए ये था अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं बेसिकली, पर हम लोग को आज पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और उस वेक्टर को आपको एक प्लेन में डिवाइड करना है दो कंपोनेंट में। ठीक है, क्योंकि एक प्लेन में, ध्यान सुन लीजिए, अगर आप एक वेक्टर को एक प्लेन में डिकम्पोज करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, मतलब डिकम्पोज, रिजॉल्व मतलब डिकम्पोज, उसको तोड़ना चाहते हैं दो कंपोनेंट्स में, तो सॉरी इन अ प्लेन में हम लोग एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ही ब्रेक कर सकते हैं अलोंग एनी टू लाइंस। ठीक है, तो रेजोल्यूशन देखिए, अब एक सिंपल चीज देखिएगा, एडिशन है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, एडिशन प्रोसेस क्या है? एडिशन प्रोसेस है दो वेक्टर्स दिया हुआ है उसका रिजल्टेंट निकालने का। ठीक है, ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। क्या बोलता है? बस ये बोलता है कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको कोई भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अलोंग एनी टू गिवन लाइंस, ताकि जब उन कंपोनेंट्स को अगर हम फिर से ऐड करें वेक्टोरियली तो वापस से मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ही मिल जाए। समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूं? ये एक वेक्टर है, मुझे इसको रिजॉल्व करना है इनटू टू कंपोनेंट्स, मतलब इन अ प्लेन। इस वेक्टर को मुझे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे दो इस वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सच दैट अगर हम इस वेक्टर को वापस से ऐड करें तो मुझे वापस ये रिजल्टेंट वेक्टर ही मिल जाएगा। कुछ समझ में आया? चलिए इसको पढ़िए। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज खाली, is the process of dividing the given vector into its two component। क्योंकि अगर एक प्लेन है आप सिर्फ उस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो और कुछ नहीं, which when added according to the result rules of vector algebra gives back the same vector। बस जो बोले हैं आपको, ठीक है? तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आप इसको कॉपी कर लो एक बार, फिर हम लोग अब शुरू करते हैं थ्योरी। चलिए आइए अब हम लोग थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, पर आप इस बार आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनिएगा, डायग्राम बिल्कुल वही बनेगा, बस आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर आर। ठीक है, ठीक है, एंड we wish to resolve R into two components along OX and OY line। जी हाँ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्लीज ध्यान समझने को।
एज शोन बिलो, एज शोन बिलो। ठीक है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि ये आपके पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लीजिए, बस मानने में क्या था भैया, मान लो ना, मान लो। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। अब ये हम लोग एक प्लेन का बात कर रहे हैं, हम लोग बस एक प्लेन का बात कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर एक प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अब मुझे इसको रिजॉल्व करना है। जब रिजॉल्व करने का बात आता है तो सबसे पहला बात ये होगा कि भैया किसके अलोंग रिजॉल्व करना है, अलोंग व्हाट लाइन। अगर आप इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहते हो तो अलोंग व्हाट लाइन। हम बोल दे रहे हैं कि मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है x, इसको O बोल दे रहे इस पॉइंट को, ये हो गया x, और ये एक लाइन है, मान लीजिए क्या बोले हम, इस r को कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखता है, ये एक लाइन है y। ठीक है, यहां पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को कि OX is not perpendicular to OY, परपेंडिकुलर नहीं है भैया। ठीक है, ठीक, एंड ये एंगल दिया हुआ है अल्फा, ये एंगल दिया हुआ है बीटा। ठीक, ठीक, और आपको बोला गया ये गिवन कंडीशन है, ये चीज दिया हुआ है आपको, ये चीज दिया हुआ है, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। मतलब क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्वियसली ये आर वेक्टर है, आपको आर वेक्टर दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया हुआ है, आपको बीटा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपको करना क्या है, आपको बस इस वेक्टर आर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, अलोंग OX एंड OY। ये दो लाइन है OX एंड OY जिसके अलोंग मुझे ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है। मतलब कि ऐसे भी हो सकता था, ये वेक्टर है, कोई बोल सकता था भैया इसके अलोंग रिजॉल्व करो, इसके अलोंग रिजॉल्व करो, ये x हो सकता था, ये y हो सकता था, सच दैट ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये भी हो सकता था। या फिर अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा इसको पहले कर लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो अप्रोच देखिए आप प्लीज। आर्ग्यूमेंट, ये सिचुएशन दिया हुआ है, अब आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान सुनिएगा। देखिए भैया, अगर मुझे अलोंग OX चाहिए, कंपोनेंट अलोंग OX चाहिए, अगर मुझे कंपोनेंट अलोंग OX चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, मान लीजिए इसको C नाम दे रहा हूं, जो वर्टेक्स है इसका जहां पे वेक्टर खत्म हो रहा है उसको C नाम दे दिया हम। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि इस वर्टेक्स C से एक लाइन बनाएंगे OX पर, इस वर्टेक्स C से एक लाइन बनाएंगे OX पर, सच दैट ये लाइन इज पैरेलल टू OY। ये यहां से हम एक लाइन बनाएंगे इस पर, सच दैट ये जो लाइन है ना, ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन बना रहे हैं हम इस पैरेलल टू OY, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये है कंपोनेंट ऑफ R अलोंग OX, जिसको हम RX नाम दे रहे हैं। RX क्या नाम दिया हम, RX इज द कंपोनेंट ऑफ R अलोंग OX। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, तो RX वेक्टर क्या होगा, एंड R इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग। हाँ चलो इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, ओके, ये हो गया, ये कंपोनेंट ऑफ RX। अब सिमिलरली अगर मुझे कंपोनेंट अलोंग Y चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स C से एक लाइन बनाना पड़ेगा OY पर, सच दैट
ओ वाई इज पैरेलल टू ओ एक्स। अरे ये तो बार बार ही झमेला क्रिएट कर रहा है आर वाला भैया। अब यहां से हम एक लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दिस, ये हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट जहां पे कट किया है, ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम नाम देंगे आर वाई। तो आर वाई क्या हो जाएगा, आर वाई इज द कॉम्पोनेंट ऑफ आर अलोंग ओ वाई। बस हो गया, ये था ग्राफिकली, समझ में आया। सच दैट, अब देखिए मजेदार चीज, सच दैट, अब बस ध्यान दीजिए, बस ध्यान दीजिए, ये प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये लाइन, ये अगर हम इसको एक वेक्टर मान लें, ठीक है, और ये आर वाई, ये आर एक्स है, ये आर वाई है, तो ये भी आर वाई के बराबर ही होगा, ठीक। तो अगर हम एक वेक्टर आर एक्स मान लें, सच दैट आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर, हाँ या ना। आर एक्स वेक्टर, वेक्टर साइन ऑब्वियसली हमने बस यहां पे एक एरो दे दिया, प्लस आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू आर, हाँ या ना। नोटिस कर लीजिए, ये आर एक्स है, ये अगर आर एक्स वाई है तो ये भी आर वाई होगा। देखिए आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू आर, आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू आर। आर एक्स और आर वाई को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया गया है और इसका रिजल्टेंट को ऑपोजिट ऑर्डर में। ट्राइंगल्स लॉ से समझ में आया। तो यही तो बोला गया था ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या, आप सिंपली एक गिवन वेक्टर को उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। अगर हम एक गिवन वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकें सच दैट अगर उसको वापस ऐड किया जाए तो मुझे वापस रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए। समझ में आया, बस वही है और कुछ नहीं है। तो यहां से आपको ये दिया हुआ है और मुझे फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है आर एक्स एंड आर वाई, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस कीजिए कि अगर ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा और ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो थीटा कितना होगा, ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करें ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी ट्राइंगल को कंसिडर करें तो ठीक है, ठीक है। तो फिर अब रहा बात भैया आर एक्स और आर वाई का वैल्यू क्या होगा, ये तो बता दो। उसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ नया पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस रिकॉल कीजिए फ्रॉम लॉज ऑफ SINES, फ्रॉम लॉज ऑफ साइंस। क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं आर वेक्टर का, अच्छा ऐसे लिखते हैं आर का मॉड बाई, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, थीटा है, पर ये होगा 180 माइनस थीटा, तो सिंपली साइन थीटा ही आएगा। ये आर के ऑपोजिट में ऑब्वियसली एंगल 180 माइनस थीटा है, ये थीटा, ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, पर साइन 180 माइनस थीटा इज, अरे यार सॉरी, पर साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो एज साइन थीटा ओनली, इसलिए आप साइन थीटा लिखते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए आर एक्स वेक्टर के ऑपोजिट में क्या है, बीटा, तो जाएगा आर एक्स बाई साइन बीटा विच इज इक्वल्स टू आर वाई बाई साइन अल्फा, ठीक, ठीक। तो यहां से अगर हम यहां से लिखें देयरफॉर आर एक्स कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर कंपेयर करें आर एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई साइन बीटा बाई साइन अल्फा, एंड आर वाई कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो, सॉरी इसको और इसको कंपेयर करें तो, इसको और इसको, तो आर वाई हो जाएगा आर इंटू साइन अल्फा बाई साइन थीटा, जहां पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ठीक। देखिए इजी था, आपको आर पता है, अल्फा पता है,
बीटा पता है, तो आप यहां से थीटा भी निकाल लोगे, तो आर एक्स कितना हो जाएगा, आर पता है साइन बीटा बाई साइन अल्फा, आर वाई कितना हो जाएगा, आर इंटू साइन अल्फा बाई साइन थीटा। बस हो गया, और क्या चाहिए आपको, बस हो गया, और क्या चाहिए आपको, हो तो गया। समझ में आया? प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए बस, और कुछ नहीं है, कुछ नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस उसको हम लोग रिवर्स वे में देख रहे हैं, उल्टे तरीके से देख रहे हैं बस। अभी तक ऐसे अप्रोच करते थे, अब ऐसे अप्रोच कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, और कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तक, बस इसी को एक डिफरेंट वे में अप्रोच किए हैं हम लोग, और कुछ नहीं। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर OX is not perpendicular to OY, that is alpha plus beta equals to theta is not equals to 90 डिग्री। ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। पर मजेदार बात ये है ना, आपको मेनली किस पर फोकस करना है, आपको मेनली 90 डिग्री पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लो आप अच्छे से, ठीक है। एक चीज बस हम यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, यहाँ पे गलती कर दिया, साइन थीटा होगा यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। ठीक, समझ में इतना, चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो इसको एक बार। देखिए हम आपको फिर से बता रहे हैं, आपको याद रखने का कोई चीज नहीं है, आपको ये डायग्राम तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ना, अल्फा बीटा आर, आप उसको हेल्प से ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये लॉज ऑफ साइन लिखेंगे हम लोग, सिंपली आर वेक्टर का ऑपोजिट में जो एंगल है साइन अल्फा प्लस बीटा, अरे यार ये होता है थीटा, तो साइन थीटा, थीटा क्या अल्फा प्लस बीटा है एक्चुअली में, तो आर एक्स बाई साइन बीटा, आर एक्स ऑपोजिट में साइन बीटा, आर वाई ऑपोजिट में अल्फा साइन अल्फा, फिर यहां से आर एक्स निकल जाएगा, आर वाई निकल जाएगा, ठीक। आपको याद रखने का कोई चीज नहीं है, बस ये याद रखिएगा लोग, बस ये चीज याद रखिएगा, कोई जरूरत पड़े तो, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, ये तो एक जनरल केस है, ये एक जनरल केस है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री नहीं है, बट व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। उस केस में देखिए, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, साइन 91, ठीक, ठीक। तो ये पार्ट तो वैनिश हो जाएगा, और ऊपर से हम बोल सकते हैं ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ठीक। सिंस बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, सो विच इंप्लाइज यहां से साइन बीटा कितना हो जाएगा, साइन बीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इन्फिनिटी का लिख रहे हो भैया, कॉस साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ठीक। साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये एक इंफॉर्मेशन और ये एक इंफॉर्मेशन हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो वहां से देयरफॉर आर एक्स कितना हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा आर साइन बीटा इज एक्चुअली कॉस अल्फा, आर मॉड कॉस अल्फा, अरे यार ये तो बार बार इन्फिनिटी लिख दे रहे हैं, और साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, एंड आर वाई कितना हो जाएगा, आर मॉड साइन अल्फा, साइन अल्फा, ठीक, ठीक। और इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो डायग्राम कैसा बनेगा कि ये एक वेक्टर है अगर, और मुझे इसको रिजॉल्व करना, ये एक वेक्टर है आर और मुझे इसको रिजॉल्व करना है इनटू 2 कंपोनेंट्स, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया a, ये है c, ठीक, ठीक। तो उस केस में डायग्राम कैसे बनेगा कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जहां पे कट किया इसको मान लो b, ए नाम दे रहे हैं, ये डिस्टेंस हो जाएगा
आर एक्स, ठीक। एंड यहां से अगर हम एक लाइन बनाए पैरेलल टू ओ एक्स, यहाँ पे कट करेगा, इसको नाम देना है ए ओ, एक बी नाम दे देना, ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा आर वाई। मतलब component of r along ox line, component of y r along oy line, ठीक है ना। तो यहां पे, और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक, ये एंगल अल्फा है। और हम आपको प्लीज बोलेंगे, प्लीज इसको मत याद कीजिएगा, डोंट रिमेंबर दिस, हैशटैग डोंट रिमेंबर दिस, क्योंकि बताते हैं अभी। अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा ठीक है, आपको समझ में आया हम यहां से यहां पे कैसे मूव किए? ये था केस अल्फा प्लस बीटा थीटा जो 90 डिग्री नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले आपको, आप सिंपली ये लॉज ऑफ साइन याद रखना पड़ेगा आपको यहां से, और यहां से हल्का सा मैन्यूवरिंग करके आ जाएगा। पर अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है तो वहां से ये 1 हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, साइन बीटा को हम कॉस अल्फा लिख सकते हैं, ये हो गया। मतलब कि एक सेकंड ना, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। रेक्टेंगुलर क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर है, इसलिए रेक्टेंगुलर बोलते हैं इसको। परपेंडिकुलर पे है, ये एक रेक्टेंगल बनता है, इसलिए इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। अगर आपको कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वर्ड यूज किया है तो आप समझ जाइएगा भैया कि मुझे, कि वो दो लाइन वेक्टर को जिसके अलोंग दो लाइन के जब हम रिजॉल्व कर रहे हैं वो दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आया इसको? ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट चीज समझाते हैं। चलिए आइए, अब ये जो सेम चीज हम लोग पढ़े ना उसको एक अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। अभी जो रेक्टेंगुलर, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अल्फा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ आर, ठीक है, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। दो केस से समझाएंगे हम। चलिए, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ठीक है, और मुझे इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालना है अलोंग द लाइन, ये दो लाइन है एक्स एंड वाई, अलोंग द लाइन एक्स एंड वाई। और एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन द ये एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से अगर हम एक डायगोनल बना दें, ये हो गया बी, यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी ए बी सी, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कंपोनेंट अलोंग ओएक्स बोलेंगे, जिसको हम आर एक्स नाम दे रहे हैं, इसको बोलेंगे कंपोनेंट अलोंग, इसको आर वाई नाम देंगे हम, ठीक है, ठीक है। अगर ये आर वाई है तो ये भी तो आर वाई ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो रेक्टेंगल है। अगर ओसी आर वाई है तो ये तो ए नाम दो भैया इसको, ये सी था मेरा, ये ए हो गया। अगर ए ओ आर वाई है तो सी बी भी आर वाई होगा, ठीक, ठीक। अब देखिए, अब प्लीज ध्यान दीजिए, मुझे आर एक्स और आर वाई का वैल्यू निकालना है, सिंपल तरीका से निकाल रहे हैं हम, प्लीज देखिए। फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, जहां पर एंगल बी ऑब्वियसली 90 डिग्री है, यहां से हम बोल सकते हैं, पहले निकालते हैं साइन कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब ओबी बाई ओसी, ओबी बाई ओसी, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओबी क्या है, ओबी को बोल सकते हैं आर एक्स है, ओसी क्या है
आर का मैग्नीट्यूड है, आर लिख दे रहे सिर्फ, यहां से बोल सकते हैं आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बीसी बाई ओसी, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है आर वाई बाई आर मॉडुलस, वेक्टर नहीं है सब मॉडुलस ही है, देखो यहां से आर वाई कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक ठीक, याद रखने का जरूरत नहीं है। देखिए अब हम एक और समझाने की कोशिश करेंगे और फिर से मान लीजिए वही वेक्टर है आर, और फिर से वही दो लाइन के अक्रॉस आपको रिजॉल्व करना है, ये x, ये y, ये o, ये c। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओगे, जहां पे कट किया इसको मान लो a नाम दे दिए, ये हो जाएगा, और कंफ्यूजन नहीं करते हैं, b नाम ही देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना rx, और अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाए इसको नाम दे दें हम a, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा ry, अगर ये ry है तो ये भी ry ही होगा। ठीक है ना, हाँ ओके 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 ओके, ये हो गया। फिर से पर यहां पर ये एंगल थीटा है, लो भैया लो गुड़ गोबर हो गया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा है, तो अगर याद करोगे फिर तो गलती हो जाएगा, तो इसलिए बोल रहे याद नहीं करने के लिए कि एंगल कौन सा थीटा है मुझे पता नहीं है, इस लाइन के अलोंग और रिजल्टेंट के बीच में एंगल है या फिर रिजल्टेंट और इस लाइन के बीच में है, मुझे पता नहीं है, इसीलिए याद नहीं रखना है। तो देखिए अगर हम यहां से भी बोल रहे हैं तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी ऑब्वियसली एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां से देखिए हम बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस cos थीटा, ये थीटा है, बेस हो जाएगा आर वाई बाई हाइपोटेन्यूज, आर डायरेक्टली लिख रहे हैं तो आर वाई कितना हो जाएगा आर cos थीटा। सिमिलरली साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है ये, अगर ये rx है ये भी rx ही होगा, क्योंकि दोनों एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ये हो जाएगा rx बाई r, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये हो जाएगा rx हो जाएगा r साइन थीटा। तो देखो भैया अगर आप ये याद कर लोगे तो गड़बड़ा जाएगा, तो तरीका क्या है समझ में आया, याद नहीं करना है। अब सोचिए क्या कैसे अप्रोच करेंगे इसको, मतलब कि हम कैसे समझे इसको, ऐसे समझते लोग। उससे पहले एक और बात हम बोल दे रहे हैं, सिंस ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है तो क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेरा पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, हाँ या ना। सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा मेरा, सिंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम वैलिड होगा, तो यहाँ भी ऑब्वियसली आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक ठीक, अब आइए आपको बताते हैं कि याद कैसे करना है इसको। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब थोड़ी नहीं इतना तामझाम करेंगे हम लोग, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इतना तामझाम नहीं करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे वो समझते हैं अब हम लोग। देखिए ये एक वेक्टर है, आप बस देखिए कि जो एंगल दिया हुआ है ना वो कौन सा लाइन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है रिजल्टेंट से। आप बस ये ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम में कि जो रिजल्टेंट दिया हुआ है वो एंगल थीटा किस एक्सिस या फिर किस लाइन से बनाया है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट होगा ना वो होगा आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। और जो दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आर साइन थीटा होगा हमेशा। आप बस ये ऑब्जर्व कीजिए
कि जो रिजल्टेंट है उसके साथ में जो एंगल बनाया गया है लाइन का वो कौन सा है। ठीक है, ये एंगल रिजल्टेंट के साथ है और किस लाइन के साथ है, ये एंगल जो रिजल्टेंट और किस लाइन के बीच में है, जिस लाइन पे टच किया हुआ है वो जो कंपोनेंट होगा वो होगा बेस कंपोनेंट, जो होगा बेस कंपोनेंट जो होगा आर कॉस थीटा। ये क्या है, ये कंपोनेंट इसके ऑपोजिट में है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा। बस ये दिमाग में रखिए, बस ये दिमाग, अगर इधर कुछ समझ में नहीं भी आया ना कोई बात नहीं है, लिख के रख लो, पर बस ये बात याद रखिए कि एक वेक्टर का बेस कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है आर साइन थीटा। बस ये बात, एक रिजल्टेंट वेक्टर है आर जिसका मैग्नीट्यूड है आर, उस केस में उस वेक्टर का बेस कंपोनेंट, बेस कौन सा होगा जिसके साथ एंगल किया हुआ है, बेस कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा। कॉस मतलब बेस, और जो उस एंगल का ऑपोजिट साइड है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो होगा आर साइन थीटा। बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, फिर मैं किसी और लिखवा देता हूं। और यहाँ पे सेम चीज विजिबल है, यहाँ भी वो चीज विजिबल है ना, ये वेक्टर आर है, अगर हम इसको भी वेक्टर बना दें एक आर एक्स, ये आर वाई, यहाँ भी लिख सकते हैं हम आर इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई, यहाँ भी सेम चीज वैलिड है। ये अगर एक वेक्टर है आर एक्स, ओह सॉरी 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 सॉरी, एक ही बात है भैया, एक ही बात है, ऐसे लो या फिर ऐसे लो, एक ही बात है, ये भी आर एक्स प्लस आर वाई है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं ये चीज आर एक्स प्लस आर वाई, आर इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई, मतलब कि एक रिजल्टेंट वेक्टर, एक वेक्टर को हमने उसका दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया सच दैट अगर हम वापस ऐड करें तो मुझे वापस यही वेक्टर मिल जाएगा। बस चलो बहुत हो गया। जी चलिए आइए देखिए, 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा मेरे को, ठीक है। ओके, एक चीज प्लीज, एक बात आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। आपको याद रखने का कोई चीज जरूरत नहीं है, अभी तक आज जो भी पढ़े हैं हम लोग, कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम लॉज ऑफ साइंस, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी तक कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए तो सिंपल सा बात है, आप देखिए जो एंगल दिया हुआ है रिजल्टेंट के साथ, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो एक वेक्टर दिया हुआ है, वो जो एंगल थीटा बना रहा है वो किस लाइन से बना रहा है, ये एंगल जिस लाइन से बनाएगा, अगर आप यहां पर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा इसका बेस कंपोनेंट, और बेस कंपोनेंट हमेशा होगा cos थीटा इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये कितना है, f है, ये होगा f cos थीटा, ठीक। और अगर हम इसका बात करें, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ये हो गया f cos थीटा। अगर हम इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट का बात करें, प्लीज 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 ध्यान सुनिएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बात करें तो कितना हो जाएगा, होगा ये वेक्टर, और ये कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, ये कितना होगा f साइन थीटा, ये हो गया f साइन थीटा। समझ में आया, मतलब ये जो अगर एक वेक्टर है, इसका कुछ कंपोनेंट है इस तरफ जो है f cos थीटा, क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और इधर होगा f साइन थीटा, ठीक ठीक। यहां पे आते हैं, सेम चीज है, बस हम अलग ओरिएंटेशन में बनाए हैं। देखिए ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है r और ये एंगल है बीटा, तो अगर हम इस वेक्टर के अलॉन्ग यहां पर अगर कंपोनेंट बना, ये कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर बनाइए इस पॉइंट पर, ये कितना होगा, ये इसका बेस कंपोनेंट है, बेस बेस बेस, ये क्या हो जाएगा r cos थीटा, ठीक। और अगर हम इसका इधर बनाए, इसका इधर बनेगा ना, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर बनाए, ये जो वेक्टर बना इधर इस तरफ एक बनेगा, ये होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये और ये बराबर होगा जो होगा r साइन थीटा। बस, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे आप ट्रायंगल बना के नहीं लिख सकते, भैया साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
फिर परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखोगे, फिर बेस लिखोगे, नहीं चलेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इस अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिए। ये v है, ये एंगल अल्फा है, मतलब ये एंगल किसके साथ बना हुआ, इस लाइन से बना हुआ है। मतलब इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक होगा अलोंग ऊपर वाला, एक होगा अलोंग दिस लाइन। अब सिंस ये एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो कंपोनेंट है मतलब ये है क्या, v है ना, तो v साइन अल्फा। ए राम का किए भैया, गड़बड़ा दिए, नहीं v cos अल्फा होगा ना, v cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल ये इसका बेस कंपोनेंट है ना। एंड सिमिलरली इधर अगर देखा जाए, ये होगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि अल्फा के ऑपोजिट वाला साइड है, अल्फा के ऑपोजिट वाला साइड है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये होगा v sin अल्फा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाइए इस एक्सिस पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाइए इस एक्सिस पर, तो इस वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये बनेगा और ये एक बनेगा, ये हो जाएगा थीटा है, ये इसका बेस कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये लाइन के साथ एंगल छुआ हुआ है, ये हो जाएगा r cos थीटा, और ये बनेगा r sin थीटा। समझ में आया कुछ? अगर हम इसको ऑरिजिन नाम दे, इसको x, इसको y नाम दे देंगे, इसको ऑरिजिन, उसको x, इसको y नाम दे देंगे, ये पॉजिटिव y, ये राम का करम छी, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस, ये ऑरिजिन, ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, ये हो जाएगा ऑरिजिन, पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो वही कहानी हो जाएगा पूरा। ये मेरा x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, y x y हेन, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज नोटिस करना है आपको, वो ये नोटिस करना होगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अच्छा जगह है ना मेरे पास, जगह है ना, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखते, ठीक है, यहाँ लिखते पहले। द ओनली थिंग टू बी नोटेड इज दैट द वेक्टर must be directed away from the point of intersection of the two lines along which the component is to be determined, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये एक सेकंड, अभी समझा दे रहे, हम समझा दे रहे, काहे चिंता कर रहे हो भैया, समझा दे रहे। तो ये एक स्पेशल केस है, जगह है ना भैया वहां पर, मेरे पास बहुत है, हो तो जाना चाहिए, ये स्पेशल केस है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक ठीक। और ना पता है आपको, वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, कैसे बनाया, चलो मान लो ये वेक्टर, ये एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर f है जो ऐसे दिया हुआ है, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है। तो क्या किया जाएगा, ये दोनों लाइन के अक्रॉस, क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, y एक्सिस और x एक्सिस, जिसको हम नाम दे दिए हैं, यहां पर ये एक वेक्टर, ऑब्वियसली इसका ही ऑरिजिन है, ठीक है, और यहां पर ये वेक्टर f है जो ऑरिजिन की तरफ है। प्रॉब्लम हो गया भाई, ये वेक्टर ऑरिजिन की तरफ है, यहां पे देखिए, ये वेक्टर ऑरिजिन से अवे है, ये वेक्टर भी ऑरिजिन से दूर है, ये वेक्टर भी ऑरिजिन से दूर है, ये वेक्टर भी ऑरिजिन से दूर है, ठीक है, पर ये वेक्टर ऑरिजिन की तरफ है। ये झमेला हो गया,
तो हम क्या कर सकते हैं, आपको याद है ना, हम लोग चाहे तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं बिना उसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए। प्लीज, अगर हम लोग चाहें तो एक वेक्टर का पोजीशन चेंज कर सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट चेंज किए हुए, हाँ या ना? हाँ, तो यहां भी वही करेंगे। ये जो वेक्टर ऐसे है, मान लीजिए ये वेक्टर है ओ ए, इस वेक्टर को, ये वेक्टर जो इस तरफ ऐसे है ना, हम इसको यहां से उठा के यहां ला दे रहे हैं, हम यहां से उठा के इसको यहां ला दे रहे हैं। ये हो गया मेरा एफ वेक्टर, ठीक है? ठीक है, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। हाँ, ये वेक्टर को अगर हम चाहें तो यहां पे उठा के ला सकते हैं ऐसे, मतलब कि इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये वेक्टर यहां था, अब हम इसको उठा के यहां ला दिया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर कितना एफ है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हम बोल सकते हैं ये थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा हो गया। अब बस हो गया, ये फिगर इसके बराबर बन गया। दो, ये वेक्टर है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये वेक्टर है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वेक्टर है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब क्या, सॉरी, तो अब क्या कर दो, बस इसका एक परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट यहाँ परपेंडिकुलर बनाओ, यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये इसके साथ जुड़ा बेस एंगल है ना, इसका जुड़ा हुआ, ये कॉम्पोनेंट कितना होगा, आर एफ है ना, एफ कॉस थीटा होगा क्योंकि ये बेस कॉम्पोनेंट है, और इसका ऑपोजिट वाला कितना है, ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा, ये एफ साइन थीटा होगा, ये एफ साइन, ये भी एफ साइन थीटा होगा, साइन थीटा। समझ में आया? बस इस बात का ध्यान रखें, वही चीज हम बोले हैं, the vector must be directed away from the point of intersection of the two lines along which the component is to be drawn, that is away from the origin. Simple words में that is away from origin, जिन जिना जिन जिन जिना जिन। और इस बात को प्लीज ध्यान रखिए, बेस कंपोनेंट, बेस क्या होता है, जिसके साथ जिस लाइन का एंगल चिपका हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड, बस बेस कॉस, परपेंडिकुलर साइन, सिंपल, कहानी खत्म, मजे में मजामा मजामा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक और चीज समझाना है। तो चलिए आइए, अब बस दो चीज और सीखना, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बस दो चीज, बस ध्यान दीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा अलग है, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते पर स्पेशल है, ये हमारा स्पेशल है बड़ी, ठीक है? ओके, मान लीजिए ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है, जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक ठीक। और ये एक लाइन हो गया, ये भी दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये ओरिजिन है, चकाचक x, चकाचक y, चकाचक नेगेटिव x, चकाचक नेगेटिव y, ठीक ठीक। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपको एक वेक्टर, समझिए, आपको एक वेक्टर देगा और उसको मुझे इन दोनों लाइन के अक्रॉस इंप्लीमेंट करना है, रिजॉल्व करना है, डिकम्पोज करना है, एक ही बात है। अब बोलिए, ये है हमारा वेक्टर, ये है हमारा वेक्टर, सच दैट ये एंगल बनाया है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ई है भैया हमारा वेक्टर, ई मान लो एफ वेक्टर है, ई मान लो आर वेक्टर है, ये एंगल बनाया है थीटा। अब बताओ भैया हमारा कंपोनेंट का होगा अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बताओ बताओ, देखिए ये वेक्टर जो है वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वेक्टर जो है एफ वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वेक्टर जो है आर वो ऑलरेडी वाई एक्सिस के अलोंग है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसका बात करते हैं हम लोग पहले। यहां पे अगर हम बोल दें आर एक्स, अच्छा 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 अच्छा,
ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया है? वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। मतलब आर वाई कितना होगा बोल सकते हैं? आर कॉस थीटा। सिंस ये एंगल वाई एक्सिस मतलब ये लाइन के अलोंग बनाया गया है, तो आर वाई कितना होगा? आर कॉस थीटा। और ये क्या होगा? आर एक्स कितना होगा? उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट बोल जाए आर साइन थीटा। ठीक ठीक। यहां पर थीटा कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री है, क्योंकि ये x क्या है, ये y क्या है, कितना 90 डिग्री है। ये हो जाएगा r साइन 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? साइन 90 कितना होता है? 1। सिंपली r के बराबर होगा। ओ हम f लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे f लिख दो भैया, सॉरी f लिख दो भैया। और ये कितना हो जाएगा? f साइन है cos 90, पर cos 90 कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस ये वेक्टर ऑलरेडी अलोंग x एक्सिस है, सिंस ये वेक्टर ऑलरेडी अलोंग x एक्सिस है, तो x कंपोनेंट होगा पूरा वेक्टर r, whereas y कंपोनेंट 0 होगा। सिमिलरली यहां पे देखिए rx कितना होगा? ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है? प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये एंगल किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है? यहां पे बना हुआ है, तो rx कितना होगा? rx होगा r cos थीटा। ठीक। और ry कितना होगा? बचा क्या? r sin थीटा। तो यहां पे देखिए rx cos 90, ये भी 0, ये कितना होगा? sin 91 r। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है भैया? थीटा 90 डिग्री है। नहीं समझ में आ रहा है का? थीटा 90 डिग्री है। तो बोलने का बात ये है कि अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्लास 12 तक काम आएगा ये। अगर एक वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर एक्स, सॉरी, आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, और एक वेक्टर अलोंग, अगर एक वेक्टर कोई भी लाइन के अलोंग है, तो दूसरा कंपोनेंट हमेशा 0 होगा। दो लाइंस हैं, दोनों परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर अलोंग एक लाइन है, इसका दूसरा कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये एफ एक्स एक्स के बराबर, मतलब ये x कंपोनेंट हो जाएगा, ये x के बराबर होगा। सिंस ये वेक्टर x के बराबर है, इसका ये दिस वेक्टर इज कंप्लीटली अलोंग x एक्सिस, इसका कोई y कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है, 0। सिमिलरली ये वेक्टर कंप्लीटली अलोंग y एक्सिस है, इसका कोई x कंपोनेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मतलब इस वेक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है अलोंग y एक्सिस, इस वेक्टर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है अलोंग x एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड ना, projection of a given vector along a line perpendicular to the given vector is always 0, is always 0. Projection of a given vector along a line perpendicular to the vector is always 0. इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक चीज समझिएगा, एग्जाम्पल, ये चीज जिंदगी भर याद रखिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक ठीक। मान लीजिए भैया एक अच्छे से आप चुपचाप मजे में इस लाइन पे चल रहे हो, मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हो, ठीक है, मजे में, एकदम मजे में, मक्खन की तरह, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई फोर्स, थप्पड़ नहीं मारे, कोई फोर्स अप्लाई करे, तो वो फोर्स आपको क्या करेगा? एक्स और पुश कर देगा। मान लीजिए आपको कोई पुश कर रहा है,
तो आप आगे बढ़ जाओगे। और पर मान लीजिए आप पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन आप पे एक बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई हुआ 1000 न्यूटन का, बहुत ही ज्यादा, पर वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हुआ। ठीक है, मतलब कि आप जा रहे हो, समझो पूछिएगा, आप जा रहे हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और फोर्स हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। आप जा रहे हो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फोर्स हो रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये फोर्स क्या, मान लीजिए आप वेलोसिटी v से जा रही थी, वेलोसिटी है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहे हो। ठीक है, और आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। आपका वेलोसिटी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, मतलब इस फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इस फोर्स का कोई क्या नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि ये आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर नीचे भी होता तो कोई हेल्प नहीं कर पाता। मान लो F1 ऊपर है, F2 नीचे है, 200 न्यूटन। ना ही फोर्स F1 आपके लिए कोई हेल्प करेगा, ना ही फोर्स F2 आपके लिए कोई हेल्प करेगा, कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा। सिमिलर इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है। बस यही बात हम बोलना चाहते हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, और कुछ नहीं बोलना, सारा कुछ हो गया हम लोग का। ठीक है, ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। बाप रे, कितना टाइम हो गया? अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया। चलो कोई नहीं, चलिए आइए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, जो हम लोग पढ़े उसी पर बेस्ड, एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 1। अच्छा देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करें ना, 2 तरीका है। एक तो ये है कि आप जैसे क्वेश्चन आता है आप पहले पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। ठीक है, एंड फिर ट्राई कीजिए आप खुद से, नहीं होते फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर हम लोग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है। पहला तरीका क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप पहले क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 कॉपी कर लीजिए, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 2 कॉपी कीजिएगा, पर पहले क्वेश्चन 1 कॉपी कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, फिर साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। एक ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका बेस्ट है, वो क्या है कि आप बस क्वेश्चन पढ़िए और अपने नोटबुक में जगह छोड़ दीजिए क्वेश्चन लिखने के लिए। आप क्वेश्चन पढ़िए और उतना जगह छोड़ दीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, और फिर हम लोग साथ में सॉल्व कर लेते हैं बिना पॉज किए हुए। ठीक ठीक, तो एंड फिर बाद में आप जब रिवीजन करोगे ना, तो उस समय आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आपके एक बार पढ़ना भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा बाद में खुद ब खुद, जैसा आपको सही लगे। पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, कोई सेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पर आप जैसा आपको सही लगे वैसा कीजिए। पर हम 2 तरीका बता दिए हैं। एक बार बस हम लोग क्वेश्चन की जगह छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग, समझ लीजिए, और फिर वो क्वेश्चन आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा जब रिवीजन कीजिएगा तब कभी। ठीक है, ओके, चलिए सॉल्व कर देते हैं हम लोग। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फाइंड द रेक्टेंगुलर, जैसे ही रेक्टेंगुलर वर्ड यूज किया या फिर परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया, आप समझ जाइएगा कि जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट्स निकालना है अलोंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस। और किसका निकालना है? वेलोसिटी का, जिसका है 8 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सॉल्यूशन करते हैं बिना कोई तामझाम किए हुए। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लीजिए एक रिजल्टेंट वेक्टर है वेलोसिटी का v वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड। हटाओ इसको, यहां गंदा नहीं करते हम।
ये v वेक्टर है, ठीक है, और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोला क्या है ये वेक्टर एंगल बना रहा है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। कुछ बोला नहीं है तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस अज्यूम कर लिया ना, विथ पॉजिटिव लिख देते हैं, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करना आपको सिंपली इसका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स निकालना है। इन अदर वर्ड्स आप यहाँ से एक लाइन बनाइए परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपको आर एक्स, ये हो गया बेस कंपोनेंट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाइए वाई एक्सिस पर, ये जो मिला आपको डिस्टेंस मिलेगा ये हो गया वाई कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका डायरेक्टली लिखते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा आर एक्स। सिंपल सा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एंगल एक्स एक्सिस से बना हुआ है, कितना होगा फिर वी एक्स, वी है ना तो वी लिख रहा है, इज इक्वल टू वी मॉड कॉस थीटा, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू कितना है ये वी मॉड कितना है 8 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये हो जाएगा √3/2, ये कैंसिल 4√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा वी वाई, ये कंपोनेंट अलोंग, अरे क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया है, बस वी लिख दिया था। ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये बेस कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के बराबर होगा जो होगा वी साइन थीटा, वी साइन थीटा। तो वी कितना है 8, साइन 30 कितना होता है हाफ, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर इजी, बस और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, आप तो पॉज करके कॉपी कर सकते हो क्वेश्चन या फिर जैसा आपका मर्जी करो। One of the rectangular components of the force of 65 Newton is 25 Newton. One of the rectangular component of the force, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 65 न्यूटन, इसका एक कंपोनेंट है 25 न्यूटन। फाइंड द अदर कंपोनेंट। बैटरी लो हो गया है लगता है, हाँ कोई नहीं। फाइंड द अदर कंपोनेंट एंड, ओ दो चीज पूछा है, फाइंड द अदर कंपोनेंट एंड द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विद द वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा चीज है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, फिर से वही तामझाम, ये मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। हाँ या ना, एकदम सही है भैया, एकदम सही है। चलो चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी को। ये हो गया वेक्टर एफ। इस वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कितना है 65 न्यूटन, ठीक ठीक। अब यहां से आप शांति से परपेंडिकुलर बना लीजिए, ये हो जाएगा एफ एक्स, और यहां से अगर हम ये हो जाएगा एफ वाई। क्या किया जाए, इसको थीटा पकड़ लो, चलो इसको थीटा पकड़ लो, कोई बात नहीं, इसको थीटा ले लेते हैं। ये हो जाएगा एफ वाई, ठीक। ये परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली, ठीक ठीक। ये हो गया एफ वाई। ये अगर एफ वाई है, यहाँ से अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये भी एफ वाई के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक ठीक। मान लीजिए एक जो कंपोनेंट है उसको हम एफ एक्स पकड़ ले रहे हैं, एफ एक्स मॉड इज इक्वल टू 25 न्यूटन। आपको निकालना है एफ वाई, आपको निकालना है एफ वाई। तो कौन सा बड़ा बात है भैया, ऑन हेयर हम लोगों को पता है ये दोनों एक दूसरे का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम वैलिड है। हम बोल सकते हैं एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, हाँ या ना। एफ स्क्वायर दिया हुआ है 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स है 25 का स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहां से एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा
65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर है, जो आएगा वो आंसर होगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इतना न्यूटन आपका आंसर होगा, मुझे नहीं पता। ठीक ठीक ठीक, जो आएगा कैलकुलेट करो भैया, आंसर है भैया। ठीक है, ओके, पर आपको निकालना, अच्छा ये हो गया। हाँ, ठीक है, ओके, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द वाई एक्सिस। इसको सीधा जूम कर लेता हूँ। ठीक ठीक, तो यहां से आप बताओ tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर देखा जाए, परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल का ऑपोजिट वाला ये होगा, ये डिस्टेंस, ये कितना है fx, बेस क्या होगा fy। अरे fy निकाले नहीं हम, तब यार पगला गया था। f इक्वल्स टू, फंसा दिए लोग लग रहा है, निकाल ही देते, रुक जाओ। 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 65 प्लस 25 इंटू 65 माइनस 20 40, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 90 इंटू 40, मतलब 336, इसका स्क्वायर 60 न्यूटन आएगा, 60 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो tan थीटा, अगर ये एंगल है बिटवीन द रिजल्टेंट एंड द y एक्सिस, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस एंगल को ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये कितना है fy, बेस कितना है, सॉरी fx, बेस कितना है fy बाई fy, fx कितना है, fx है 25 और ये है 60, कैंसिल करिए, आ जाएगा 5 से डिवाइड कीजिए, 5/12, 5/12, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। अब अगर कैलकुलेटर से करना करो, नहीं तो टाइम से छोड़ो। ठीक, समझ में आया। रिजल्टेंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट दिया, दूसरा निकालना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। दूसरा ये एंगल बोला था, तो tan थीटा निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/12, बस खत्म, और नहीं बोलेंगे हम कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बोला है। देखिए प्लीज कुछ याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, बस साथ में रहिए, साथ साथ चलिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये सब टूल्स है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग बस टूल्स पढ़ रहे हैं, अभी फिजिक्स कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस टूल्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, बस समझिए ना, खाली याद करने का कुछ जरूरत नहीं है। रिजॉल्व द वेट, resolve the weight of mass 1 kg in 2 directions which are parallel and perpendicular to the inclined plane। यहाँ पर एक मास है 1 kg का, इसका जो वेट है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड कीजिए, वन इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये जो एक ऐसा सरफेस दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो एंगल दिखता है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, तो उस केस में क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका वेट कितना होगा? वेट कितना होगा, हम बोल सकते हैं वेट विल बी इक्वल टू 1 kg इंटू जी को हम मान लो, वेट क्या होता है, वेट होता है सिंपली mg, जी को मान लीजिए हम 10 पकड़ ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक, इतना ही रखते हैं हम, हाँ या ना। मास अगर 1 kg है तो वेट क्या होगा, mg इज इक्वल टू m इंटू 1 न्यूटन, बस। ठीक है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड है, पर वेट तो एक फोर्स है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये बॉडी का मास है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज ऑलवेज
वर्टिकली डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब कि अगर ये बॉडी का मास m है, इसका वेट जो है वो डायरेक्टली वर्टिकली नीचे ऐड करेगा, w डायरेक्टली नीचे ऐड करेगा, डायरेक्टली नीचे ऐड करेगा, एकदम ऐसे नहीं ऐड करेगा। मास ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ऐसे ऐड करेगा, वेट ऐसे ऐड करेगा, नहीं नहीं भैया, कहाँ है वेट? क्या है वेट? इज अ फोर्स विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे नहीं, ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे। ये चीज पहले दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा कि जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऐसे कभी नहीं एक्ट करता है वेट, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ये चीज को पहला प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है? हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक 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 ठीक। ओके ओके ओके। अब बोला गया है भैया इस वेक्टर WR को, हम लोग को पता है हर एक वेक्टर को इन प्लेन हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ भी इस वेक्टर को मुझे दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, जिसका नाम, और वो दो डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये लाइन क्या है? पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये एक लाइन है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसा होगा, ये हो गया, ये वाला मैं समझा रहा अभी, ये है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन और ये है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में। और ये इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब इस तरफ होगा, वो होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, अगर हम थोड़ा बहुत दिमाग चलाएं तो इस वेक्टर को एक्चुअली में मेरे को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है। एक है इस तरफ, एक है इस तरफ इस लाइन में, और एक है इस लाइन में। हाँ या ना? ये जो इस तरफ और एक इस तरफ, हाँ या ना? ये जो कंपोनेंट है W, मुझे इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक है पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, एक है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ रहा है? ग्रेट। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मुझे इस वेक्टर वेट का मैग्नीट्यूड तो पता है, पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता है। ना ही ये एंगल पता है, ना ही ये एंगल पता है। एक एंगल तो पता होना चाहिए ना मुझे कंपोनेंट निकालने के लिए, W cos थीटा, W sin थीटा। एक होगा W cos थीटा, एक होगा W sin थीटा, पर थीटा क्या है वो तो नहीं पता हम लोग को। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए W दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड पता है 10 न्यूटन, पर W cos थीटा होगा, एक होगा W sin थीटा, पर थीटा कितना है वो कौन बताएगा? नहीं पता है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ ये तो वर्टिकली ऐड कर रहे हैं नीचे, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। हाँ या ना? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, बाद में हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन, तो ये बहुत काम आएगा ये चीज़ें, इसलिए अभी समझ लीजिए, ठीक है? देखिए ये 90 डिग्री बनेगा। अगर एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये 30 है तो ये एंगल बचेगा, ये 60 होना ही पड़ेगा। हाँ या ना? ठीक है। अब अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर ही है। नहीं समझ रहा?
कैसे बताएं हम? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐसे ऐड कर रहा है नीचे। ये 90 डिग्री है, ये 30 है, ये कितना होगा 60। ये पूरा तो फिर से 90 है, ये कितना होगा 30। समझ में आया? ये एंगल फिर से, ये एंगल जो है वो होगा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? सेम डायग्राम है, बस हम इसको थोड़ा ऊपर से बनाए थे और कुछ नहीं किए थे। अगर हम यहां से बनाते हैं तो एग्जैक्ट समझ में आता आपको। क्या ठीक है? नहीं समझ में आ रहा? क्या बोले हम आपको? ये बोर्ड भी गंदा हो गया पूरा। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है समझने, हमको फिर से बनाना पड़ रहा है। तो बड़ा बना दे इस बार। ठीक है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है। यहाँ पर एक मास रखा गया है m, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 kg, therefore weight is equals to mg which is equals to 10 न्यूटन आएगा। ठीक है, ये जो हम लोगों को समझ में आया। ठीक है, वेट का जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। W यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर बना दें तो ये एंगल 90 डिग्री, जो वेट होगा वो नीचे एक्ट करेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है। उससे पहले इसका कॉम्पोनेंट बनाते हैं। ये होगा कॉम्पोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ये होगा कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। हाँ या ना? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब देखिए, उस केस में ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 30 कॉम्प्लीमेंट्री 60, ये हो गया 60। बस हो गया। और क्या चाहिए आपको? ये एंगल 60, अगर आप चाहो तो ये एंगल निकाल सकते हो, 30 होगा। बस हो गया, है या ना? हो गया ना? ये W है। ठीक ठीक। अब देखिए, ये दोनों एंगल पता है आपको, तो इसका अगर आप यहाँ से, ये तो झमेला हो जाता है। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस पॉइंट पे कट करेगा, तो ये होगा इसका W का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये हो जाएगा, अगर यहाँ से हम इस पर बनाएंगे, ये हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे हम, ये हो जाएगा W पैरेलल कंपोनेंट। हाँ या ना? सिंस ये एंगल अब 30 डिग्री है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन बात हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन का पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे अब हम डायरेक्टली कर देंगे सोल्यूशन, डायरेक्टली लिख रहे हैं, कोई तामझाम नहीं। सोल्यूशन कंपोनेंट ऑफ वेट, component of weight parallel to inclined plane, perpendicular to inclined plane। पैरेलल मतलब W पैरेलल कितना होगा? ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा W, एक सेकेंड, ये वाला कितना होगा? ये होगा W साइन थीटा, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। W कितना है? 10 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? अभी तो कैसे लोग हाफ, विच इज इक्वल टू 4 न्यूटन। और ये कितना? W परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू W कॉस थीटा। क्योंकि देखिए, ये एंगल इस लाइन के साथ टच हुआ है, ये एंगल इस लाइन के साथ टच हुआ है। कितना हो जाएगा? 10√3/2 5 होगा, 5√3 न्यूटन आंसर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये होगा W cos थीटा, ये होगा W साइन थीटा। ठीक किया हम? एक चेक कर लीजिए को, ठीक किया कि नहीं किया हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। चलिए आइए, तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। आप चाहे तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो पॉज करके,
वरना हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, प्लीज क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहे, ठीक है। देखिए 3 persons A B C are attempting to push a large object along OX। 3 बंदे हैं, एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C। तीनों पॉइंट O पर एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो लोग पुश करने का कोशिश कर रहे हैं along the OX direction, along the OX direction। इस फिगर के हिसाब से फोर्स exerted by A and B are shown in figure। फोर्स exerted by A इस तरफ है of magnitude 200 न्यूटन, फोर्स exerted by B इस डायरेक्शन में है of magnitude 400 न्यूटन। ठीक है, तो calculate the magnitude and direction of the smallest force to be applied by C। Calculate the magnitude and direction of the smallest force to be applied by C so that the resultant force of all forces is along OX direction। देखिए समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन आपको। सिंपली क्या बोला है, सिंपली गर्मी है यार सच में यार, तो सिंपली बोला है कि भैया 2 बंदे ए और बी फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे। अगर सिंपली इन दोनों को अकाउंट में लिया जाए ए और बी, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, सी वाला बंदा तो दिख ही रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो बोला है कि सी वाले का मैग्नीट्यूड फोर्स निकालो और किस डायरेक्शन में, ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है। बस अब जस्ट बी विथ मी राइट नाउ, जस्ट बी विथ मी, होगा धीरे धीरे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि रिजल्टेंट फोर्स जो है अलोंग ओएस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है। अब बोल रहे सी का बात करना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली इन दोनों का सिंपली रिजल्टेंट निकाले हम, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले हैं इसका मतलब वो OX के अलोंग नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए, ये जो वेक्टर्स है ना वो ओरिजिन की तरफ है, प्रॉब्लम कर रहा है। ये जो वेक्टर्स है ये ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। तो इसको क्या हम फिर से बना सकते हैं ऐसे, अच्छा ये OX है, हम बोल सकते हैं ये मेरा OY होगा, इसको हम Y मान ले रहे हैं, ठीक है। ठीक, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, हम फिर से बना रहे हैं। ये वेक्टर था, पहले ऊपर लगाते हैं, ए वेक्टर ऐसे था, तो ये वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा था, हम उसको यहां ला दिया। अब वेक्टर का पोजीशन कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये कितना है, ये है 200 न्यूटन, इसको ये है 200 न्यूटन का, ठीक है। ये है ए के लिए, और ये एंगल कितना है, ये 30 डिग्री था, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, हाँ या ना। ये एंगल से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली ये वेक्टर ए था यहाँ पर, मान लीजिए हाँ ये वेक्टर ए था, तो ये वेक्टर ए ऐसे गया, ये कितना है 400 न्यूटन। ये एंगल अगर 60 डिग्री था, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए इतना हमने थोड़ा बहुत फिगर को सिंप्लीफाई कर लिया ताकि दिमाग में समझ में आए कि हो क्या रहा है। ये है ए के लिए, ये है बी के लिए, ठीक ठीक। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है ठीक है। अब आइए यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग ना, एक काम करते हैं, इस फोर्स को एफ बी नाम दे रहे हैं, इस फोर्स को एफ ए नाम दे रहा है, ठीक है ठीक है। Therefore, resolving FA and FB into their
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। एफ ए और एफ बी को उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना है। कौन सा बड़ा बात है, चलिए कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम इजी है। पहले एफ बी को करते हैं, फॉर एफ बी, ठीक है। अच्छा, एफ बी को देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बी एक्स, एफ बी एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। और अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा एफ बी वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो यहां पर एफ बी एक्स कितना हो जाएगा, एफ बी एक्स हो जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये बेस कॉम्पोनेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री ना, cos 60 डिग्री, ठीक है। एंड एफ बी वाई कॉम्पोनेंट होगा ये वाला, इसका ऑपोजिट है, मतलब परपेंडिकुलर, हो जाएगा एफ बी साइन 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली फॉर एफ ए एक्स कितना होगा, एफ ए एक्स, ये ए है, तो अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाए तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स, हो जाएगा एफ ए एक्स, और यहाँ से अगर बनाए ऐसे, ये सेम बनेगा, ये हो जाएगा एफ बी एफ ए वाई नीचे की तरफ, एफ ए एक्स इस तरफ है, वो हो जाएगा एफ ए कॉस, सिंस ये एंगल इसके साथ टच है तो ये होगा बेस कंपोनेंट, एफ ए कॉस 30, एफ बी वाई ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, हो जाएगा सिंपली एफ ए साइन 30, हाँ या ना, ठीक है, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए, अब ध्यान सुनिए, आपको रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, आपको रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन में चाहिए ना, इसका आपको रिजल्टेंट फोर्स अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन में चाहिए, इसका मतलब जो वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो नहीं चाहिए। तो पहले निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये तो इसको छोड़, इसको करने की जरूरत नहीं है, पहले निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन कितना होगा, एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है। आपको याद है जब दो वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड होता है, मतलब एंटी पैरेलल होता है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द टू एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द लार्जर वेक्टर। याद आया, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होता है, नेगेटिव टू ईच अदर, तो उस केस में मैग्नेट होता है रिजल्टेंट डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं देखो रिजल्ट इक्वल्स टू एफ, क्या एफ वाई पकड़ लेना, विच इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द टू, मतलब कि इसको कैलकुलेट कर दे कौन सा कितना है, एफ बी कितना है, एफ बी कितना है, एफ बी है 400, तो 400 इंटू साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, मतलब 200√3, ठीक है ना, 200√3 न्यूटन। और ये हो जाएगा एफ ए साइन 30, एफ ए है 200, साइन 30 होता है हाफ, कैंसिल कर दो इसको, ये हो जाएगा कितना होगा जी, 100 होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है। देखो रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा माइनस छोटा, 200 कितना होगा, जो आप कैलकुलेटर डाल दिया, नहीं मिल रहा है मेरा कैलकुलेटर, पता नहीं, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, √3 कितना होता है, 1.6
1.7 कुछ होता है यार, कितना होता है याद नहीं आ रहा है, राम जी कुछ याद नहीं आ रहा है, 1.73 के आसपास कुछ होता है। चलो √3 को हम 1.73 पकड़ रहे हैं, √3 को हम 1.73 पकड़ ले रहे हैं। आप कैलकुलेटर अच्छे से खींचेगा, ये हो जाएगा 1.73 ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 246, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 346 हो जाएगा, 346 न्यूटन। ठीक है, तो ऑब्वियसली एफ बी वाई ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एफ बी वाई माइनस एफ ए वाई, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, आ जाएगा 246 न्यूटन अलोंग, कहाँ है एफ बी वाई ऊपर की तरफ, अलोंग नॉर्थ ले, ऊपर क्या नॉर्थ है, अलोंग नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो पर हम लोग क्या चाहिए, बट वी वांट रिजल्टेंट फोर्स इन वाई एक्सिस टू बी जीरो, वाई एक्सिस टू बी जीरो। तो कब पॉसिबल होगा, जब जो पर्सन सी है वो इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई करेगा इन साउथ, समझ में आया, विच इंप्लाइज पर्सन सी मस्ट अप्लाई अ फोर्स ऑफ 246 न्यूटन इन साउथ। समझ में आया आंसर, ये तो आंसर और क्या होगा, ताकि समझ में आया कुछ, दो वेक्टर्स था, इसका हम पहले कंपोनेंट ब्रेक किए, एफएक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन में हो, तो एफएक्स के बारे में बॉदर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप इसको दो अपना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दे रहे हैं, एफ वाई मिल जा रहा है, पर सिंस रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस चाहिए तो वाई के अलोंग कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, तो पहले हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला कि वाई के अलोंग रिजल्टेंट फोर्स है किधर, ऊपर की नीचे, तो देख रहे हैं कि है ऊपर की तरफ, तो जो पर्सन सी है उसको कहाँ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, नीचे की तरफ, टुवर्ड्स साउथ, 246 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, इतना ही मैग्नीट्यूड होता कि उसको कैंसिल कर दें। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भैया ये लास्ट क्वेश्चन पक्का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस आपको हम एक होमवर्क देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बोला है आपको यहाँ पर 3 फोर्सेज है F1, F2, F3, इनका रिजल्टेंट निकालना है और कुछ नहीं करना है, बस रिजल्टेंट निकालना है। ग्रेट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं, और क्या शुरू करते हैं। ओह हमने आपको एक चीज मेंशन ही नहीं किया, सॉरी 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 सॉरी, ये है एंगल 45 डिग्री, ये भी है 45 डिग्री। ठीक ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। इसको ना हम लोग दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, बस ज्यादा लिखेंगे नहीं लोग इसमें, बस डायग्राम अच्छे से बनाइए, डायग्राम अच्छे से बनाइए बस। ठीक है, ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन है। अगर हमको थोड़ा और सुंदर बनाना है तो हम इसको बस ऐसे नाम दे रहे हैं, इसको हम मान लीजिए एक्स एक्सिस नाम दे रहे हैं और इसको हम वाई एक्सिस नाम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा। अगर आप F1 का बनाएंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये वेक्टर बनेगा, ये किधर बनेगा, वेक्टर ये क्या होगा, सिंस ये एंगल 45 डिग्री इस लाइन के साथ टच है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 cos 45, हाँ या ना, ठीक। और अगर इसका बेस कंपोनेंट हो गया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये कितना होगा, ये होगा F1 sin 45, तो ये भी F1 के बराबर ही होगा, कितना होगा, ये होगा F1 sin 45, हाँ या ना, ठीक ठीक। तो हमने F1 को उसका दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, F1 cos 45, F1 sin 45।
ठीक है, ठीक है। सिमिलरली F2 को करते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये वेक्टर इस तरफ होगा, कितना है ये है F2 साइन, नहीं सिंस ये एंगल इसका टच है तो cos 45, ठीक है, ठीक है। एंड सिमिलरली इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, ये इसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है, ये हो जाएगा F2 साइन 45। समझ में आया कि नहीं आया? ये दो वेक्टर्स था F1, हमने इसको इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से ब्रेक किया, इसको इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक किया, ठीक है ना। तो फायदा क्या हुआ कि मेरे पास अब टोटल 5 वेक्टर्स हो गया, F1 cos 45, F2 cos 45, F1 sin 45, F2 sin 45 एंड F3 बस। समझ में आया? अब आपको बस इसका रिजल्टेंट निकालना, कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स अलोंग एक लाइन में है, ये तीनों वेक्टर्स अलोंग एक लाइन पे है, और जब कोई एक वेक्टर्स या दो वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन होते हैं तो हम लोग पता है क्या सॉल्व करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एल्जेब्रिकली माइनस कर देंगे, एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है कुछ? बस वही चीज करना है हम लोग को। चलिए ये हम रिजॉल्व कर दिया, हमने दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया, यानी तरह ऑन रिजॉल्विंग F1 and F2 into their rectangular components we get क्या मिलेगा? हाँ लिख देते हैं, एक बार कर रहे हो, पहली बार कर रहे लिख देते हैं। फॉर F1 के लिए F1 x कितना है? x है F1 cos 45, F1 cos 45। अच्छा F1 कितना है? F1 है √2 साइन cos 45 कितना होता है? 1/√2। वाह क्या मजेदार बात है, ये कैंसिल, आंसर आएगा 1। वाह 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 1 न्यूटन, क्या बात है। F1 y हो जाएगा F1 sin 45 which is equals to √2 into √2 1, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 ही होता है, ठीक है। ये हो गया F1 के लिए। फॉर F2 क्या हो जाएगा? F2 x इस तरफ है, मैग्नीट्यूड कितना है? F2 cos 45, F2 cos 45 कितना हो गया? F2 है 9.8 √2 cos 45 होता है 1/√2, कैंसल आ जाएगा 9.8 न्यूटन, हाँ या ना? ठीक ठीक। F2y इज इक्वल्स टू F2 sin 45, फिर से वही हो जाएगा 9.8 √2 into 1/√2 which is equals to 9.8 न्यूटन। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मक्खन मजा, ठीक है। फॉर F3 कितना है? F3 देखिए F3 along y एक्सिस है, तो F3 का x कंपोनेंट होगा ही नहीं, F3 का x कंपोनेंट होगा ही नहीं, 0, क्योंकि ये वेक्टर along y एक्सिस है। जो वेक्टर along y एक्सिस है उसका एक x एक्सिस के along मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा? 0 होगा। F3x is 0 and F3y is the, ये पूरा होगा 19.6, ठीक है। ठीक है, एक चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंस हम लोग बस मैग्नीट्यूड का लेके बात कर रहे हैं, सिंस पसीना हो गया, तो आज तो पूरा गर्मी था, माथा खराब हो गया मेरा से। सिंस देखिए
देखिए देखिए क्या बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। जगह है मेरे पास यहाँ पर नीचे है, नहीं जगह नहीं है तो यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है देखिए, रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रिजल्ट में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है f1 cos 45, एक है f2 cos 45। ये है ये और ये, कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है, मतलब f2x ज्यादा है। इसका मतलब बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स अलोंग fx वो हो जाएगा बड़ा माइनस छोटा, मतलब f2x माइनस f1x which is equals to 9.8 minus 1 which is equals to 8.8 न्यूटन along, बड़ा वाला का मैग्नेट होना चाहिए along बड़ा वाली तरफ, मतलब along वेस्ट। हाँ या ना? दो वेक्टर्स था, एक है इस तरफ एक है इस तरफ, दोनों एंटी पैरेलल है। दोनों एंटी पैरेलल है मतलब क्या हुआ? एंगल 180 डिग्री है। उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? दोनों का डिफरेंस, और डायरेक्शन होगा अलोंग द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया वो चीज लिखा है यहाँ पर। सिमिलरली इसका बात करते हैं, रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस। देखिए अब यहाँ पे हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, बहुत शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हम, बहुत ज्यादा शॉर्टकट। एफ वाई, अब देखिए अलोंग वाई एक्सिस तीन फोर्सेस है, ये दोनों ऊपर है ये नीचे है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इन दोनों का बात करें, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ढैचू 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 ढैचू, दोनों का फिर अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। तो ये 9.8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9.8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। देखिए ऐसे लिखते हैं हम, डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा होगा, ये 19.6 है, ये नीचे की तरफ है, फिर भी ये बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं f3y माइनस f1y प्लस f2y, ऐसे लिख दे रहा। दिखाई दे रहे, वही मेन इंपॉर्टेंट है, मिले वहाँ दिखाई दे रहा, बच गया। मतलब कि 19.6 माइनस 10.8, 10.8। बाप रे, फंसा दिए तो भैया हमको, माइनस ना पैसे आगे। जी 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 जी, मक्खन मक्खन। 8.8 न्यूटन अलोंग साउथ, अलोंग साउथ। हाँ देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ये डायरेक्टली गेम खेल दिया हम यहाँ पर, ये दोनों ऊपर था ऐड कर दिया, फिर नीचे वाले सब्ट्रैक्ट कर दिया। अलोंग साउथ हो क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक, दिखा दे रहा 8.8 न्यूटन, ये नहीं 8 नहीं लग रहा है, ये 8.8 न्यूटन। ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखिए, अब हमको ना मिटाना पड़ेगा, बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा। अब हम इस तरह मिटा रहे हैं, आप इतना कॉपी कर लीजिए, पहले पॉज करके प्लीज आप इतना कॉपी कर लीजिए। चलिए गुड, हो गया। अब आइए देखिए, अब इसे मिटा दे रहे हम, समझा। अब देखिए इतना मेहनत करने के बाद हम लोग को ये तो पता चल गया कि भैया जो रिजल्ट, ये जो 1 2 3 4 5 फोर्सेस था वो एक्चुअली में अब 2 फोर्सेस के बराबर है, सच दैट एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड है, इसको हम Fx बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 8.8 न्यूटन, और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है जिसको हम बोल रहे हैं Fy, वो भी 8.8 न्यूटन ही है। वाह, मजा ही है क्या तो? ठीक है, ठीक है। अब फाइनली देयरफॉर रिजल्टेंट ऑफ Fx एंड Fy क्या होगा? इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जब भी एंगल 90 डिग्री होता है डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। ये Fx है, ये Fy, दोनों का रिजल्टेंट मान लो, सॉरी, पहले पैरेललोग्राम बना दो भैया, और उसके बाद इस दोनों को ज्वाइन कर दो। ये जो रिजल्टेंट होगा ये होगा, अगर ये F है ये Fy है तो ये भी Fy ही होगा।
ये एंगल थीटा होगा 90 होगा, ठीक है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं इस एफ, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स कितना है, दोनों ही 8.8 है, 8.8 का स्क्वायर प्लस 8.8 का स्क्वायर, 8.8 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 8.8 का स्क्वायर, ये हो गया एफ स्क्वायर। देखो एफ हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 8.8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8.8 रूट 2 न्यूटन आंसर। ये तो वो मैग्नीट्यूड, तो अगर सिंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल को हम थीटा, अगर हम अल्फा पकड़ते हैं तो अल्फा कितना हो जाएगा, ये tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये एफ वाई बाई एफ एक्स, दोनों तो 8.8 है तो 1 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और याद है 45 डिग्री को बोलते हैं नॉर्थ, सॉरी साउथ वेस्ट। Therefore, final answer is F is equals to 8.8 root 2 Newton along southwest. Along southwest. बहुत गाजू माजू हो गया, पर आई होप आपको समझ में आया। इतना तो कर चुके हैं ना, तो आपको ये समझ में आया कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे दिया हुआ है ना इन अ प्लेन, इसका एक बेस्ट एडवांटेज क्या है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में करने का, कि जैसे ही आप इन दोनों वेक्टर्स को इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हो, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में हम लोग पता है अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर दो, सिंपल हो गया। चलिए बस हम आपको एक होमवर्क देंगे, फिर कहाँ से कहानी खत्म। चलिए भैया ये देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस ये आपको खुद से करना है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया है। इन तीनों का रिजल्टेंट फोर्स अगर आप निकालते हो तो ये आएगा 5 रूट 10 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ, ये एंगल है tan इनवर्स 1/3 साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो चलिए भैया ये हो गया मैथमेटिकल 2 से, पता नहीं कब खत्म होगा, और 3 एपिसोड बाकी है, देखते हैं जल्दी खत्म करके फिर चैप्टर ही पढ़ना है। ओके, तो पिछले आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।